हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये सीरीज हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए चल रही है। आपको पता है कि इसमें हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, बस ध्यान से सुनना है और मेरे साथ ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, राइट। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का प्रयास रहेगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, 2 वीडियोस उसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो। आज हम थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखेंगे। आपको पता है ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीपीसीएस का। 2022 या 2023 का जो पेपर था उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। बहुत ही आसान चीज है, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा देख लेंगे ताकि अगर कहीं पर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो वो पूरी हो जाए, और जो चीज हमें ना लर्न हो वो हम इसके साथ लर्न कर लें, राइट। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी है हमारी सतत विकास, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसके माध्यम से हम अपनी वर्तमान की नीड्स जो है वो पूरी करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो आने वाली जनरेशंस हैं वो भी अपनी जो भी नीड्स हो उसको पूरा कर सकें। अर्थात वर्तमान में हम इतना अंधाधुंध दोहन ना करें रिसोर्सेस का कि आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। इस प्रकार से आज की रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेस बची रहे, ठीक है। उनके लिए ऐसा ना हो कि कुछ बचे ही ना, हम ही ने सब कुछ यूज कर खत्म कर दिया। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आसान है, आप में से सबको ही ये पता होगा। नहीं पता है तो अब आपको ये बात पता चल गई, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं से तो बात शुरू हुई होगी ना। सबसे पहले ये बात कब शुरू हुई होगी? देखिए, तो आपको पता है और नहीं पता है तो सुन लीजिए। 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें सबसे पहली बार जो सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, ठीक है। सतत विकास का कॉन्सेप्ट हमें 1972 में देखने को मिलता है। शुरुआत हुई थी कि हाँ भाई एक चीज ये होती है, इस तरह के विकास की बात की गई। लेकिन सबसे पहले जो डिफाइन किया गया था कि हाँ यही सतत विकास है, वो 1987 में 1987 में हुआ था, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि सतत विकास के कॉन्सेप्ट की बात समझी गई थी। 87 में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ब्रंड डी और टी दोनों आएंगे, ठीक है। ब्रंडलैंड रिपोर्ट, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लें, ब्रंडलैंड, ठीक है। ब्रंडलैंड रिपोर्ट, थोड़ा सा हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है मेरी, तो ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो है इसका टॉपिक था आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में आई, और इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था किसको? सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। कब डिफाइन किया गया था? ब्रंडलैंड रिपोर्ट में, जिसका नाम क्या था रिपोर्ट का? आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में डिफाइन करते हैं। आगे बात समझ में। अब जब एक चीज डिफाइन कर दी गई तो आगे होने वाली जो भी मीटिंग्स होंगी उनमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ ना कुछ बात छिड़ती रही, ठीक है। 1987 में इस रिपोर्ट के साथ 1987 में ये चीज हो गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन हो गया भाई, ठीक है। सबको डेफिनेशन पता चल गई, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे चलकर हम देखते हैं 1992 में एक रियो समिट होती है। देखिए, जब भी आपको ईयर्स लर्न करें हिस्ट्री में भी तो ध्यान रखा करिए कि ईयर्स को ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखकर लर्न किया करिए, और बाद में उस साल क्या हुआ फिर लिखिए, तो आपके दिमाग में चीजें आपको याद रह जाएंगी, वरना हम ईयर्स रटते रह जाते हैं, याद नहीं होता। 1992 में एक रियो समिट होती है। रियो में हुई इसलिए वो रियो समिट थी, रियो सम्मेलन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कई सारी चीजें निकलकर बाहर आती हैं, कई सारी चीजों पर बात होती है। ये हम डिटेल से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसी में एक एजेंडा 21 दिया जाता है, ठीक है। एक एजेंडा निकालते हैं, एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 किससे संबंधित है? फिर से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा संबंध? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है एजेंडा 21। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया?
अब आगे चलकर फिर हम देखते हैं एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, 2000 में ये दिए जाते हैं और ये 15 वर्षों के लिए आते हैं। मिलेनियम 2000 का जो वर्ष था वो मिलेनियम वर्ष था, इसलिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखा गया। 2000 से 2015 तक के लिए ये दिए गए। ठीक है, इसमें भी कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे, ये सब करेंगे, ये सारी बातें की गई। 15 वर्ष बीत गए, ऐसा आज सच ये लोग कुछ अचीव नहीं कर पाए। गोल्स थे, गोल्स को अचीव करना इतना आसान नहीं होता, तो ये गोल्स नहीं अचीव हो पाए। ये गोल्स दिए किसने थे, किसने, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इन गोल्स को निर्धारित किया गया था। तो अब ये जब खत्म होने वाले थे तो ऐसा तो है नहीं कि हम आगे अपने लिए कोई गोल ही नहीं रखेंगे, तो गोल्स तो निरंतर बने रहने चाहिए ताकि हम उसी दिशा में आगे बढ़े। इसीलिए फिर आगे 15 वर्षों के लिए 2015 से लेकर 30 तक के लिए जो गोल्स दिए गए उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। ठीक है, ये गोल्स क्या रहे, इनका नाम रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास के लिए लक्ष्य। ठीक है, अब ये जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, ये 17 गोल्स निर्धारित किए गए। अब यूपीपीसीएस वाले क्या करते हैं कि एसडीजी 7 क्या है, एसडीजी 6 क्या है, तो ये हमको रटे होने चाहिए, जो अभी हम रटेंगे। ठीक है, उसको हम रटे उससे पहले हम एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे कि अभी हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा 1972 में 1972 आया और 1972 में सबसे पहले एक स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है। स्टॉकहोम जगह है जो, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो यहाँ पर आता है। फिर 1987 आया। 1987 में क्या होता है, एक ब्रंडलैंड रिपोर्ट, ब्रंडलैंड रिपोर्ट आती है। इसका टाइटल क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें एसडी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको डिफाइन कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। ये हो गया। 1992 में फिर आगे टाइम बढ़ता है और रियो समिट होती है। रियो समिट में कई सारी चीजें होती हैं, इसी को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। और इस रियो समिट में हम एजेंडा 21 के नाम से एक एजेंडा निर्धारित होता है, एजेंडा 21। ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है बस। ठीक है, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर आते हैं 2000 के पीरियड से लेकर 2015 तक के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये गोल्स निर्धारित किए जाते हैं। जब 2015 खत्म हो गया तो क्या शुरू होते हैं 2015 से 30 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट्स हमने देखे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें थोड़ी सी कहानी भी पता चल गई। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा रटेंगे। देखिए, अब ये जो इनको रटने की ट्रिक्स हैं आपने शायद कई जगह सुना हो, मैंने भी इधर उधर कई जगह देखा है। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी किसने बताई थी, और शायद आपको कोई रिपीटेटिव भी मिल जाए और कहीं पर आपको थोड़ा सा मेरा इनोवेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है नो पॉवर्टी, हंगर और ये हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले की ये जो 3 है इनको लर्न कर लो कि जब इंसान, सबसे पहली जरूरत क्या है कि वो गरीब ना हो। जब गरीब नहीं होगा तो वो भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर व्यक्ति गरीब नहीं है तो वो भूखा नहीं रहेगा, गरीब नहीं है तो पैसे हैं तो वो खाना खरीद लेगा, और अगर वो खाना खा लेगा, भूखा नहीं रहेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये टॉप 3 हो गए, पॉवर्टी, हंगर और हेल्थ से संबंधित। ठीक है, चौथा आ गया एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो अब जब हेल्थ अच्छी होगी तभी इंसान पढ़ पाएगा, बीमार इंसान अच्छे से कभी पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये 4 हो गए कि गरीब मत रहो। ठीक है, अगर गरीब नहीं हो तो खाना खा लोगे, खाना खा लोगे तो हेल्दी रहोगे, हेल्दी होगे तो पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी के दिमाग में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप दोनों को इंटरलिंक करके 3 और 4 हो गया। अब ये जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई है 5 में, और जो 10वां है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात आ गई है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मत कीजिएगा, बहुत ही सामान्य सी इंग्लिश बोल रही हूँ। यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं इतना मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए वैसे भी आपको इतना कुछ डिटेल्ड लिखना नहीं है, सिर्फ सुनकर चीजों को लर्न कर लेना है तो आपका काम बन जाना चाहिए। वापस आते हैं, तो ये 5वां और 10वां जो है दोनों में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात हो रही है। 5 में हम इक्वालिटी कर रहे हैं, जेंडर की इक्वालिटी, और 10वें में हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज जो है उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी 5 और 10 को याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद छठवां पूछा गया था पेपर में कि छठवां एसडीजी क्या है, तो क्लीन वाटर है, सी से क्लीन लिखा हुआ है, तो ये जो क्लीन वाटर है ये हमारा ये हो जाएगा 6, ठीक है। क्लीन वाटर से शुरू हो रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हो जाएगा हमारा छठा, ठीक है। एक दो हमारे सी से शुरू हो रहे हैं, एक शुरू हो रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और एक ये क्लाइमेट एक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमारा छठा हो गया, ये ट्रिक हो गई हमारी। देन आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 7वां नंबर, अभी 13वें के लिए बताऊंगी, 2 ही में केवल सी है इसलिए कंपैरिजन के लिए बता दिया है। अब जो 7वां नंबर आता है हमारा वो क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगर हम देखिए यहाँ पर क्लीन एनर्जी है, यहाँ पर क्लीन वाटर है, लेकिन शुरुआत अफोर्डेबल से हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7वें में अफोर्ड करने की बात की जा रही है। अगर हम सब लोग साथ साथ काम करते हैं चीजों को, तो हम चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, और अपने अफोर्ड करेंगे तो ज्यादा एनर्जेटिक होकर चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। जब साथ साथ रहेंगे तो एनर्जी ज्यादा रहेगी और चीजों को हम बेटर अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए ये बस लर्न करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ। तो 7वां क्या हो गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट। फिर आता है हमारा 8वां, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 8 है ऐसा, इसको 8 को ऐसे ही लर्न कर लीजिए, इसके लिए छोड़ देते हैं। फिर आता है हमारा 9, ठीक है। ये जो 9 है हमारा, 9 में हमारे ये 3 आई आए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 स्क्वायर, देखिए आपको लगेगा ये बहुत ही रैंडम है, लेकिन 3 स्क्वायर, ये 3 चीजें हैं, 3 से कनेक्टेड है, और ये 9वां, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 आ रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे 90 में, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 9वां हो गया, राइट। 5वां 10वां हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। आता है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब सिटीज है, सिटीज में ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, और ये 11 हमारा ऐसे इस तरीके से एक बिल्डिंग बना दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सिटीज में बिल्डिंग से कनेक्ट कर लेंगे हम। बाद में आता है 12वां, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब 12वें को भी हम ऐसे लर्न कर लेंगे, और हमने 8वें को भी ऐसे लर्न कर लिया। अब आता है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्लाइमेट के लिए सब लोग कहते रहते हैं तुम एक्शन लो, तुम लो, ठीक है, यानी कि तेरा हुआ तो ये कहते हैं ये तेरा काम है कि तू क्लाइमेट पर कुछ एक्शन ले, वो कहते हैं नहीं ये तेरा काम है, तू एक्शन ले, ठीक है। तो हिंदी वाले तेरा से क्लाइमेट एक्शन रिलेट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 14 पे, अभी हम सब रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए तो जो 14 और 15 है इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 14 हमारा लाइफ बिलो वाटर हो गया, ठीक है, और 15 हमारा लाइफ ऑन लैंड हो गया, यानी कि जमीन पर। अब देखिए 14 के लिए एक बहुत ही फर्जी ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं फर्जी बताऊंगी तो आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए ये 4 ऐसे बनाया है मैंने, और बचपन में हम लोग मछली कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, इस तरह का चित्र जरूर बनाते थे मछली के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा ये कॉमन लग रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला। तो ये बिलो वाटर में मछली होती है, तो दिमाग में रहेगा जो 14 नंबर है वो लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है। 15 को ऐसे ही याद कर लीजिएगा, लाइफ ऑन लैंड। 16 की बात की जाए तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, ठीक है। तो अब जब 17 खत्म होने वाले हैं, तो 17 से जस्ट पहले अब इनको याद आ गया कि पीस और जस्टिस भी ले आए, ठीक है। पीस और जस्टिस को भी लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे गोल्स खत्म होने वाले हैं, बिना पीस के कोई भी गोल अटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए 16वां इन्होंने एंड से पहले ये बता दिया, ठीक है। और एंड में 16वें में इन्होंने पीस बताई, और एंड में इन्होंने क्या कर दिया कि पार्टनरशिप, ठीक है। तो गोल्स के खत्म होने से जस्ट पहले इन्होंने पीस को स्थापित करने के लिए भी कहा, और एंड में इन्होंने कहा पार्टनरशिप करेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भूखे नहीं होंगे, सबसे पहले गरीब नहीं होंगे, तो फिर हम भूखे भी नहीं होंगे, खाना खा लेंगे तो 0 हंगर हो जाएगा। अगर हंग्री नहीं होंगे तो फिर हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और फिर हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। 5वां जेंडर इक्वालिटी है, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज है, दोनों ऑपोजिट है, 5वां और 10वां। छठा हमारा क्या हो जाएगा, सी से क्लीन सैनिटेशन, ठीक है। सी से हमारा क्लीन सैनिटेशन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 7वां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7 मैंने 7 वाले से बताया था कि अगर 7 रहेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं। 8वें के लिए कोई ट्रिक नहीं थी। 9 के लिए 3 आई थे, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
10वां हमारा हो चुका है। 11वीं के लिए 11 के जो नंबर है इससे बिल्डिंग बन जाएगी और ये हमारा सिटीज से रिलेटेड हो जाएगा। 12वीं के लिए कोई ट्रिक नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। 13 क्लाइमेट एक्शन से हो जाएगा कि 13 रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये 13 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वॉट लाइफ बिलो वाटर के लिए फिश वाला हमने किया था 4 और ऐसे, लाइफ ऑन लैंड के लिए कुछ नहीं किया। पीस और जस्टिस, जैसे ही डेवलपमेंट गोल्स खत्म होने वाले थे एकदम से पीस की याद आ गई कि पीस और जस्टिस स्टैब्लिश करनी है। और आखिरी हमारा पार्टनरशिप हो गया गोल्स पर। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए, ये हमने लर्न कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा तो पक्का हो जाएगा। 1-2 पॉइंट्स हमारे और बचते हैं कि ये जो 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें 169 हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं को सेग्रीगेट कर कर देखा गया है तो 169 टारगेट्स हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये प्रत्येक देश को अपने यहाँ लागू करने हैं। उसी क्रम में भारत में भी ये प्रयास किया जा रहा है। तो भारत में इनको लागू करने के लिए इसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए उसका निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है, तभी नीति आयोग एक इंडेक्स भी निकालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित कि कौन सी स्टेट कहाँ पर फॉल करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार फिर से बता दीजिए 17 डेवलपमेंट गोल्स में कितने टारगेट्स हैं? 169। इंडिया में इसकी कौन करता है? नीति आयोग करता है। और भारत में एक चीज और जो हम देखते हैं कि प्रत्येक स्टेट ने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स निकाल रखे हैं कि हाँ भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हम किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से इनको प्राप्त किया जाएगा इन गोल्स को 2030 तक। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने भी निकाला है और उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके GS 5 और 6 में बहुत हेल्प होगी। तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। लगभग 23-24 स्टेट्स ने अपना विजन डॉक्यूमेंट दे रखा है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। इन केस नहीं लर्न हुआ है तो इस वाले पार्ट को एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सजेशन है हम कौन से टॉपिक्स को आगे आने वाले वीडियोस में कवर करें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार अपने सुविधा के अनुसार उनको देख लूंगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।